हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और मैं इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो याद रखना सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है एमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। बट एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनकी क्या होती है, इररेगुलर शेप होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब कि अगर आपने इस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लॉन्ग रेंज में देखा, अगर आप ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिपीट करते रहोगे तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या आता है, हमेशा सेम आता है, इवन फॉर ए लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। वेयर एज एमॉर्फस सॉलिड को बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। मतलब कि जब आप शॉर्ट रेंज, जब आप आसपास वाले एटम्स को देखते हो, अरेंजमेंट को आपको सेम दिखता है, बट जैसे आप दूर जाते जाते हो वैसे क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होने लग जाता है, डिफरेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चाहे कितना भी आप दूर जाओ सेम होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। बट एमॉर्फस में क्या होता है, जो क्लोज एटम्स होते हैं उनके अरेंजमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, सो दैट्स व्हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है शार्प होता है। शार्प का मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। बट एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि इनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इरेगुलर है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, सो दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप कट करते हो टू पीसेस में तो इसका जो सरफेस होता है वो होता है रेगुलर एंड स्मूथ, सो दैट्स व्हाई हम इन्हें कहते हैं ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। बट अगर आप एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हो तो इसकी जो सरफेस है वो आती है इरेगुलर, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड्स। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमॉर्फस सॉलिड्स की, इन्हें हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी ऑफ क्या होती है, फ्लो। अगर आपने ओल्ड बिल्डिंग में ग्लास देखा होगा तो वो जो नीचे से क्या हो जाता है, थिक हो जाता है ग्लास ओल्ड बिल्डिंग में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लास है वो ऊपर से नीचे क्या करता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्लो करता है। तो इसलिए हम इन सॉलिड्स को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इन्हें हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। ऐसा क्यों है कि जब भी आप इसके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, बट अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे, डिफरेंट डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बट अगर हम देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड में क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऐसे ही रैंडम है। बट अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में देखोगे तो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रैंडम है बट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर आइसोट्रोपिक, मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है इन ऑल डायरेक्शन। एग्जाम्पल की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसमें आ जाता है कॉपर, Ag, सिल्वर आ जाता है, NaCl आ जाता है, क्वार्ट्ज आ जाता है, इसमें आता है ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड क्वार्ट ग्लास। इंपॉर्टेंट चीज याद है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट अगर आप इसको पहले मेल्ट करो और सडनली इसको कूल डाउन कर दो तो हमारा बन जाता है एमॉर्फस सॉलिड, इसे बोलते हैं क्वार्ट ग्लास। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज मेंट बाय एन आइसोट्रोपी एंड व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड शो दिस नेचर। एन आइसोट्रोपी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन गिव डिफरेंट वैल्यूज फॉर सेम क्रिस्टल। सपोज आपने क्या लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया तो उसके एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। बट अगर आप क्या देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में देखोगे, सपोज आपने इस डायरेक्शन में देखा, इस डायरेक्शन में आपने देखा नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 4 है। तो नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इन तरह के जो सॉलिड्स हैं इनमें क्या होती है, एनाइसोट्रोपी, एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ आर सॉलिड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स को हमने 4 टाइप में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला टाइप है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। याद रखना जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं सारे क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होगा हमारा नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड हमारे 2 चीजों से बन सकते हैं, या तो इसमें क्या हो, एटम हो ऑफ नोबल गैसेस लाइक हीलियम और नियॉन, और मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
जिन मॉलिक्यूल्स में क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर में रहते हैं, एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनके बॉन्ड में कोई पोलैरिटी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, तो दे आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब याद रखना, इनके बीच में, इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आपने एक साथ रखे, उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, उसे बोलते हैं हम डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। अब याद रखना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत कम होती है, दे एग्जिस्ट एज गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली ये सॉलिड तभी बनते हैं जब आप टेम्परेचर क्या कर दो, काफी ज्यादा लो कर दो, बट रूम टेम्परेचर पे ये रहते हैं गैस और लिक्विड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पोलर सॉलिड्स की, पोलर सॉलिड्स के नाम से पता चल जाता है इनके बीच में क्या होना चाहिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HCl है, क्लोरीन में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव, तो ये एक और HCl को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक और HCl का, हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली SO2, इनके बीच में क्या होता है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब याद रखना, क्योंकि डाइपोल डिस्पर्शन से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है फ्रॉम नॉन पोलर सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के बारे में, इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए हाइड्रोजन के साथ, जो हो सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लाइक H2O। H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या बनाता है, ब्रिज बिटवीन द हाइड्रोजन, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं और ये जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, दे आर वोलेटाइल, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सेकंड सॉलिड्स है हमारे, वो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द आयन्स। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन होते हैं, और वो अरेंज होते हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे NaCl, Na प्लस और Cl नेगेटिव क्या करेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करेंगे अपने आप को इनके आयन्स, तो हमारा बनता है आयनिक सॉलिड। इसमें क्या होता है, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हाई होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर इसलिए होते हैं क्योंकि देयर इज नो फ्री आयन, जो आयन्स है वो मूव नहीं कर सकती है। बट अगर हम इन्हें लेंगे मॉल्टन स्टेट में, इसको अगर आप मेल्ट कर दोगे, अगर आपने, और एक्वा स्टेट अगर आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, जो आयन्स है वो हो जाती हैं फ्री, और फ्री आयन्स की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक NaCl एंड MgO। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड्स की। मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं मेटल्स में। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। इसमें जो मेटल्स आयन होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, और मेटल का क्या चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट क्या होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट। याद रखना, ये होते हैं मैलिएबल एंड डक्टाइल। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से इसमें जो बॉन्डिंग आती है, इसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। और ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, ये एग्जांपल है इनकी ऑल द मेटल्स। फोर्थ सॉलिड है, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये आपको नॉन मेटल्स में दिखेंगे। नॉन मेटल्स में क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो एक क्रिस्टल में क्या होता है, देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और काफी ज्यादा जो क्रिस्टल होता है वो स्टेबल होता है, और क्रिस्टल क्या होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है। सो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, सो दे आर हार्ड, ब्रिटल एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हमारी एग्जांपल आ जाती है डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। मोस्टली ये हार्ड होते हैं, बट अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, ग्रेफाइट को भी हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में मानते हैं, बट ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड CO2 और SiO2। तो याद रखना, जो CO2 है उसे हम मॉलिकुलर सॉलिड में कंसीडर करते हैं, बट जो SiO2 है ये है एक तरह का कोवेलेंट सॉलिड। SiO2 कोवेलेंट सॉलिड इसलिए है क्योंकि जो एक SiO2 है वो दूसरे SiO2 के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। तो ओवरऑल क्या होता है, एक जो सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है। तो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है हमारा कोवेलेंट सॉलिड्स में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, Why is glass considered as a supercooled liquid? ग्लास को हम सुपरकूल्ड लिक्विड इसलिए कहते हैं, सबसे पहले ग्लास क्या होता है, एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, और अमॉर्फस सॉलिड में जो ग्लास होता है इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, बट ये जो फ्लो करता है दो वेरी स्लोली।
ठीक है। तो अगर आप देखोगे ओल्ड बिल्डिंग में क्या होता है, जो ग्लास है वो फ्लो करता है और नीचे से क्या हो जाता है, जो ग्लास है इट बिकम्स वेरी थिक, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म क्रिस्टल लैटिस एंड द यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इट इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एक 3D अरेंजमेंट होता है एंड रिपीटिंग पैटर्न, और ये जो पैटर्न है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास हो सकते हैं आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनका रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए क्रिस्टल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो क्रिस्टल के पार्ट है, इन विच ईच पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज ए पॉइंट, और हर एक पार्टिकल को हम पॉइंट की तरह लिखते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो इसमें क्या है, आपने क्या किया हुआ है, ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, इनका अरेंजमेंट अगर आप देखोगे ये बार बार क्या हो रहा है, अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। हमारे पास क्रिस्टल लैटिस से बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें अगर आप सबसे छोटा वाला पोर्शन देखोगे, अगर आप सबसे छोटा पोर्शन देखोगे तो उसे सबसे छोटे पोर्शन को हम बोलते हैं यूनिट सेल, विच रिपीट इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में जब वो रिपीट होता है तो हमारा बन जाता है इंटायर लैटिस। अगर हम बात करें यूनिट सेल की, यूनिट सेल में हमें पता होना चाहिए कि 3 साइड होगी, हम लिखते हैं ए बी सी, तो इसके क्या होते हैं, 3 एजेस होते हैं, ठीक है। तो याद रखना 3 एजेस होते हैं ए बी सी, और अगर आप एंगल की बात करें तो ये याद रखना कि बी और सी के बीच में होता है अल्फा, ए और सी के बीच में होता है बीटा, और ए एंड बी के बीच में क्या होता है, गामा का एंगल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सबसे पहले हमारा जो यूनिट सेल होता है उसे बोलते हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, ए यूनिट सेल हैविंग कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर। जब कांस्टेंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। सपोज आपके पास एक क्यूब है, सपोज आपने एक क्यूब लिया है, उसका एक एटम क्या है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब साथ में आपने क्या रख दिया, 4 क्यूब रख दिए, ठीक है। सो 4 क्यूब क्या होगा, 4 क्यूब का जो कॉर्नर एटम होगा, याद रखना वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा एक एटम। अब आपने इसके ऊपर क्या रख दिए, और 4 क्यूब रख दिए, ठीक है। तो याद रखना ये जो एक एटम है वो 8 क्यूब्स के साथ शेयर होगा, ठीक है। तो सपोज आपके पास क्यूब ऊपर है, नीचे है, उसके बीच में क्यूब एटम है ऊपर नीचे, तो एक जो एटम होगा वो 8 क्यूब्स के साथ शेयर होगा, तो पर क्यूब का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो हो जाता है 1/8। तो याद रखना आपके पास क्या होता है, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, और 8 कॉर्नर जो होते हैं वो 8 क्यूब्स के साथ क्या हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है हर एक कॉर्नर का होता है 1/8। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं हमारे 1। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें बिसाइड कॉर्नर, कॉर्नर्स में तो होता ही है, बट उसके साथ साथ क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एनी अदर पोजीशन। कॉर्नर के साथ साथ कहीं और पोजीशन पे अगर एटम प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं, बट देयर इज वन पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। हमें ऑलरेडी पता है कॉर्नर्स, अगर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होता है। एक कॉर्नर 8 क्यूब्स के साथ शेयर होता है, तो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 1 हो जाता है। बॉडी सेंटर्ड, एक पूरा जो हमारा एटम होता है ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हो जाता है 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाते हैं हमारे 2। नेक्स्ट हमारा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स, जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, बट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस। हर एक फेस के क्या है, सेंटर पे प्रेजेंट है। सो सपोज अगर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस सपोज 1 2 3 4, ये सामने वाला फेस और ये पीछे वाला फेस, उसके सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स में पता है हमें कि 8 एटम्स हो गए, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। अगर हम बात करें फेस कंट्रीब्यूशन की, सपोज एक एटम इस फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज एक एटम एक फेस पे प्रेजेंट है, तो ये जो फेस है वो 2
यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो इसका मतलब क्या, पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, इस यूनिट सेल को हाफ एटम मिलेगा, इस यूनिट सेल को हाफ एटम मिलेगा, तो फेस कंट्रीब्यूशन हो जाता है हमारा हाफ। तो एक एटम 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं जब ये फेस में प्रेजेंट होता है। तो 6 फेस प्रेजेंट है इसमें, और हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या है, हाफ, 6 × 6 हो जाएगा 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हमारे 4। नेक्स्ट हमारा है एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं, बट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट एनी 2 अपोजिट फेसेस, कोई भी 2 अपोजिट फेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज हमने यहाँ बनाया 8 कॉर्नर्स पे, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। 2 अपोजिट फेस, हमें पता है कि फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाफ, नंबर ऑफ एटम्स है 2, इट्स इक्वल टू 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 1 + 1 = 2। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमें, डिस्कस पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में पैकिंग क्या होती है, जब स्फेयर्स और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन रो टचिंग ईच अदर। सपोज जो पार्टिकल्स हैं उनको हम स्फेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टच कर रहा है, तो जब हम एक डायमेंशन में बनाते हैं तो हम एक सिर्फ रो बनाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम को दूसरे कितने एटम्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और एक स्फेयर को दूसरे कितने स्फेयर टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक स्फेयर है इसको 2 स्फेयर टच करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट हमारा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन के 2 टाइप है। सबसे पहला हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें क्या करते हो आप, सपोज आपके पास 1 डायमेंशन है, जो सेकंड रो है इट इज प्लेस्ड अबव फर्स्ट रो इन सच ए मैनर दैट द स्फेयर ऑफ सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबव फर्स्ट रो। सपोज आपके पास फर्स्ट रो थी, इसके एग्जैक्टली अबव आपने सेकंड रो डाल दी, इसके ऊपर आपने एग्जैक्टली एक और रो बना दी, और इसके ऊपर एक और एग्जैक्टली आपने एक और रो लगा दी। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपने रो लगा दी है, क्योंकि अब तीनों रोज एक जैसी हैं, ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ जो स्फेयर है तीनों में एक जैसा है, तो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं ए टाइप, जब तीनों सेम है, ठीक है। और अगर हम फाइंड करें कोऑर्डिनेशन नंबर, जो एक सेंटर में सपोज एटम है, इसको कितने एटम्स के साथ टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 एटम टच करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर आप 4 एटम्स के सेंटर को ज्वाइन कर लोगे, अगर आपने चारों सेंटर के एटम्स को ज्वाइन कर लिया है बाय ए लाइन, तो आपका क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हम बात करें क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसका जो सेकंड टाइप है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या करते हैं, जो सेकंड रो है इट इज प्लेस्ड अबव फर्स्ट रो, उसको फर्स्ट रो के ऊपर प्लेस करते हैं इन सच ए मैनर कि सेकंड रो आर फिल्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने स्फेयर्स अरेंज किए हैं और पार्टिकल्स अरेंज किए हैं, आपने इसकी जो स्पेसेस थी उसके बीच में, ठीक है, तो अगर आपने सपोज अरेंज किया तो इसकी जो स्पेसेस है इसके बीच में जब आपने स्फेयर प्लेस करोगे, ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपने ए के जो बीच में स्पेस था उसमें एटम्स डाले, फिर आपने क्या किया, फिर एटम्स डाले यहाँ स्पेस के बीच में, तो ये अरेंजमेंट बना, ठीक है। तो अगर हम इस अरेंजमेंट को देखेंगे तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट लेयर है वो सेकंड लेयर से डिफरेंट है, तो इसे हम ए बोलेंगे बी। जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट को मैच कर रही है, तो उन दोनों को ए, और फोर्थ लेयर सेकंड को मैच कर रही है, तो दैट्स वाई इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, सेंटर एटम है वो कितने एटम्स के साथ जुड़ रहा है, तो वो 6 एटम 1 2 3 4 5 6 एटम्स के साथ जुड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और अगर आपने सारे के सेंटर को ज्वाइन कर लिया तो आपका क्या बन जाता है, आपका एक हेक्सागन बन जाता है, अगर आपने सबके सेंटर को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सबसे पहले हमने बात करी थी हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर इन 2 डायमेंशन। ऑलरेडी ये जो मैंने ब्लैक में बनाया ये पहली लेयर है हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब आपने क्या किया, इसके जो बीच में स्पेसेस थी और डिप्रेशन थे उसमें आपने क्या किया, बाकी जो नया लेयर ऑफ एटम्स है आपने वो डाला। तो जब आप नए लेयर्स ऑफ एटम बनाते हो तो आपके 2 तरह के वॉइड्स बनते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहले हमने सपोज इसमें ब्लू कलर की ये लेयर डाली है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, ए वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स, 4 स्फेयर से जो वॉइड सराउंड होता है, वॉइड का मतलब होता है स्पेस, ऑक्यूपाइंग कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रल, सो ए टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। तो सपोज आप ये वाला साइड ले लो, यहाँ पे क्या 3 स्फेयर, उसके ऊपर आपने एक और स्फेयर रख दिया, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, तो ये 3 स्फेयर है, ये एक और स्फेयर है। अगर हम देखें इसके बीच में जो स्पेस बन जाएगा, क्योंकि 4 साइड है इसकी, तो जो ये स्पेस बन जाएगा इस स्पेस को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये तब बनता है जब स्फेयर ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड ऑन 4 साइड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ए वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फेयर्स अलोंग कॉर्नर ऑफ ए ऑक्टाहेड्रन।
अगर हम देखें एक वॉइड में क्या होते हैं, 6 स्फेयर्स होते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये हमारे क्या है, 3 स्फेयर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने रिवर्स में 3 स्फेयर्स रखे हैं। सपोज आपके पास 3 स्फेयर ये थे, 3 स्फेयर ये थे, इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक स्पेस होगा ट्रायंगल स्पेस, इसके बीच में भी क्या होगा, ट्रायंगल। आपने इस स्पेस को इसके ऊपर कवर कर दिया, ठीक है, इन 3 स्फेयर को इसके ऊपर रख दिया, तो इसके बीच में जो वॉइड बन जाएगा और इनके बीच में जो स्पेस होगी वो 6 साइड से क्या है, कवर है, उसे हम बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो ए वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फेयर्स अलोंग कॉर्नर ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल। अगर आप इसके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे 6 स्फेयर को तो आपको ऑक्टाहेड्रल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इनके सेंटर को ज्वाइन करोगे 4 स्फेयर को तो आपको टेट्राहेड्रल मिल जाएगा। इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 ट्रायंगल वॉइड्स ऑफ द 2 एडजेसेंट लेयर, एक ट्रायंगल वॉइड इसका, एक लेयर का, सेकंड लेयर का एक ट्रायंगल वॉइड, जब आपने इनको एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, जब दोनों अपोजिशन में हो, एक तरफ ये है एक तरफ ये है, इसके ऊपर आप रखोगे तो बीच में जो वॉइड बन जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। याद रखना 3 डायमेंशन पैकिंग के लिए हम 2 डायमेंशनल पैकिंग यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस और इससे ही हमारा बनता है प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। सबसे पहले हमने क्या लेना है, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर 2 डायमेंशनल। स्क्वायर क्लोज पैक लेयर हमें ऑलरेडी पता है, जब हमारे पास एक एटम की लेयर है उसके ऊपर हम जो लेयर रखते हैं वो सिमिलर लेयर रखते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। सपोज आपने एक लेयर लिया है और उस लेयर के ऊपर आपने एक और लेयर डाला है, ठीक है, और एटम्स का अरेंजमेंट सेम है। सो एक लेयर आपने एटम्स का लिया स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का, उसके ऊपर एक और एटम्स लिया, लेयर लिया, एक और एटम का लेयर लिया, तो इसमें क्या हो जाता है, जितने भी अगर आपने लेयर्स बनाई हैं सब में एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, सब लेयर्स में एटम्स का अरेंजमेंट सेम होता है। तो 2 डायमेंशन से आपका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस और AAA टाइप। तो अगर आपके पास एटम सेंटर में है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि 2 डायमेंशन में क्या होता है, एक के साथ होते हैं 4, ठीक है, 4 एटम्स जुड़े होते हैं, एक इस तरफ हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा उस तरफ हो जाएगा, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो स्फेयर होता सेंटर में होता तो ऊपर एक, नीचे एक साइड पे, एक साइड में, और एक इस साइड पे, एक उस साइड पे हो जाता, तो टोटल क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो वॉइड्स होंगे इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, एटम्स डालेंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे जो वॉइड्स पे एटम डालेंगे तो आपके 2 तरह के वॉइड्स बनते हैं, एक बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक क्या बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सपोज आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब आपने क्या किया, टेट्राहेड्रल ये जो वॉइड है इसके ऊपर आपने एक और एटम डाला, ठीक है, आपने थर्ड लेयर बनाया। ये तो 2 लेयर था, आपने थर्ड लेयर बनाया, इसके ऊपर आपने एक और एटम डाला, तो फर्स्ट एटम और थर्ड एटम का क्या होगा, सीक्वेंस सेम हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट हम बोलेंगे इसे, जो फर्स्ट लेयर था उसे बी बोलेंगे, ए बोलेंगे, सेकंड लेयर को बी, थर्ड लेयर ए, फोर्थ लेयर क्या होगा, सेकंड को मैच करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो ये बन जाता है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना इसका 12 होता है। इसकी एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और जिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूब की। इसमें क्या होता है, अगेन आपने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किया हुआ है, आपने इसके ऊपर डिप्रेशन में आपने क्या डाले हैं, स्फेयर्स डाले हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक ऑक्टाहेड्रल हमारा वॉइड बन जाता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सपोज आपने एक और एटम डाल दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट है वो A है, सेकेंड अरेंजमेंट डिफरेंट है B, थर्ड अरेंजमेंट जो एटम्स का होगा वो बिल्कुल क्या डिफरेंट है C। तो हमारा बन जाएगा ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 और इसमें होगा कॉपर और सिल्वर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप यूज़ करते हो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तो आपका बनता है सिंपल क्यूबिक लैटिस। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के जब वॉइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर आपने नया स्फेयर डाल दिया तो आपका बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB टाइप। और अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नया स्फेयर डाला है तो वो बनता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूब और ABC, क्योंकि तीनों का अरेंजमेंट क्या डिफरेंट होगा। सो दैट इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच Y फॉर्म CCP लैटिस। जो फॉर्म Y है वो CCP लैटिस बनाता है और जो X है वो ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जब भी हमें CCP और SCP दिया हो तो याद रखना CCP जो होता है उसे हम FCC भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक पार्टिकल, सपोज एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, n प्रेजेंट है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम हो जाते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है n, और टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस हो जाते हैं विच इज 2n, ठीक है। ये चीज याद रखने, इसी से हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले दिया नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ एलिमेंट y इन CCP यूनिट सेल। अब y के नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं ये हमें ऑलरेडी पता है। जो CCP होता है वो FCC के इक्वल भी होता है, और जो फेस सेंटर्ड क्यूब होता है अगर वो y एटम से बना हुआ है तो y के कितने एटम हो जाएंगे ये हमें पता है। फेस सेंटर में होते हैं 4 एटम्स, जब हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एटम्स। अब 4 एटम्स प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो जाएंगे, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द CCP लैटिस, वो भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो x है और जो x प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है सिर्फ 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय एटम एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हम बात करें x की, इट इज 2/3 ऑफ द 4 वॉइड में सिर्फ 2/3 ऑक्यूपाई किया, मतलब 1/3 उसने ऑक्यूपाई किया है। अब हम याद रखना जो मोस्टली एलिमेंट जो लैटिस बनाता है मोस्टली वो क्या होता है, एनाइन होता है, और जो एलिमेंट क्या होता है वॉइड में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कैटाइन। हमेशा कैटाइन को पहले लिखेंगे, x कैटाइन है, y हमारा एनाइन है। दोनों की रेशियो लिख लेंगे, 8:3 हो जाएगा। ये हमें कितना दिया, 4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 8:12 और 2:3। तो x हो जाएगा ट्वाइस, y थ्राइस, तो ये हो जाएगा कंपाउंड X2Y3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच एलिमेंट y ऑक्यूपाई द CCP लैटिस। जो y है वो CCP लैटिस ऑक्यूपाई करता है, CC को FCC लैटिस भी कहते हैं, और जो x है ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर y CCP लैटिस ऑक्यूपाई कर रहा है, CCP लैटिस FCC भी होता है, और FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। और जो मोस्टली लैटिस ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके ट्वाइस होते हैं। सो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो x है वो ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/3 ऑफ 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है तो नंबर ऑफ x हो जाएंगे हमारे 8/8/3। दोनों का रेशियो निकालेंगे। जो x होता है जो वॉइड्स में प्रेजेंट होता है मोस्टली वो क्या होते हैं, कैटाइन होते हैं। तो कैटाइन पहले एनाइन बाद में, 8:3, 8:12 और 2:3। तो इसका भी आंसर आ जाएगा X2Y3। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, टोटल स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। सपोज एक यूनिट सेल है, उसका टोटल वॉल्यूम क्या है और उस वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100 को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सपोज हमने एज लेंथ लिया हुआ है a, तो ये हो जाएगा a³। तो अगर हमें r और a को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले r और a का हमें रिलेशनशिप चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बना दिया एक यूनिट सेल, और याद रखना ये फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, जो एक एटम होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, एक फेस में। हमने सिर्फ एक फेस बनाया, टोटल 6 फेजेस पे सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फेस एक में प्रेजेंट है और 2 एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट, एज पे, और ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। और ये जो डायगोनल बन जाएगा इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डायगोनल है ये हमारा है फेस डायगोनल, ठीक है। अब याद रखना ये डायगोनल, इस डायगोनल को हम b बोलेंगे, और ये जो हमारी साइड्स होंगी क्योंकि ये एजेस हैं ये सारे क्या होंगे, a। तो हम लगा सकते हैं इसमें कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो एज लेंथ ऑफ ए क्यूब है a, सारों की एज लेंथ a है। सो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बात करेंगे तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो B स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2A स्क्वायर, और B इज इक्वल टू √2A, ठीक है। तो हमने B और A के बीच में रिलेशनशिप निकाल दिया। लेट रेडियस ऑफ द एटम इज इक्वल टू R। जो रेडियस है, सपोज ये एटम्स का जो रेडियस है वो R के इक्वल है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ABC, ये जो डायगोनल की लेंथ है B, ये पूरा डायगोनल को हम B माना हुआ है हमने, तो इसकी जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, तो पहला स्फीयर का क्या होगा, अगर हम देखें इसका रेडियस है, ठीक है। सेकंड स्फीयर का क्या कवर हो रहा है, इसका डायमीटर कवर हो रहा है 2r, और इसका भी रेडियस कवर हो रहा है थर्ड स्फीयर का। पहले स्फीयर का रेडियस, दूसरे का डायमीटर 2r, और थर्ड स्फीयर का r। तो b किसके इक्वल हो जाएगा, 4r के इक्वल हो जाएगा। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, b की वैल्यू यहां से ले सकते हो, √2 इज इक्वल टू 4r, और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो a बिकम्स इक्वल टू 2√2r, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। टोटल वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर, हमने 4 स्फीयर इसलिए लिए हैं क्योंकि FCC में नंबर ऑफ जो स्फीयर्स होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 इंटू 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 πr³ इंटू 100 डिवाइडेड बाय A
क्यूब, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम, ठीक है, हम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 2 अंडर रूट 2 आर, एक ही जगह हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 2 अंडर रूट 2 आर, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब पूरी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल मिल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 74%। तो याद रखना एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। और अगर आपको पूछ लिया कि इसमें कितना वॉइड होता है और कितनी स्पेस बची होती है तो 74% तो किसने कवर किया हुआ है, स्फेयर ने, तो 26% विल बी द वॉइड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर में पता होना चाहिए कि जो एक हमारा एटम है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर में, ठीक है। और याद रखना दो अपोजिट कॉर्नर्स में, एक कॉर्नर पे क्या होगा, एक एटम होगा और दूसरे कॉर्नर पे क्या होगा, एक एटम, तो वहां से एक आपका डायगोनल बन सकता है जो बॉडी सेंटर एटम को टच करे। तो ये तीन एटम डायगोनल और ये एक पार्ट ऑफ द क्यूब से दूसरे पार्ट ऑफ द क्यूब में टच करते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, जिसे हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जो ये सी है उसका आप डायरेक्टली ट्राइंगल नहीं बना सकते हो ए के साथ। अगर आप ये डायगोनल देखोगे आप डायरेक्टली ए के साथ इसका ट्राइंगल नहीं बना सकते हो, बट अगर आप चाहो आप इसका ट्राइंगल बना सकते हो इसके साथ, इस बी के साथ, स्मॉल बी। और ये स्मॉल बी अभी हमने पता किया था ये हमारा है फेस डायगोनल, जब आपने एक फेस को दूसरे फेस से टच किया था, ठीक है। तो ये बॉडी डायगोनल है जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, और ये है एक फेस से दूसरे फेस पे, उसे बोलते हैं हम फेस डायगोनल, ठीक है। हम सबसे पहले हम बी को फाइंड करेंगे, हमने ऑलरेडी भी फाइंड किया बी। सपोज आपके ट्राइंगल है EFD, तो हमें पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी हो जाता है अंडर रूट 2a। अब हम ट्राइंगल लेंगे AFD ट्राइंगल लेंगे। अब इस ट्राइंगल में क्या है, हमें पता है ये डायगोनल है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AF, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो हमारी क्या है एज है, तो ये एज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये है हमारा फेस डायगोनल बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू आप डाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 2a, आप सॉल्व कर लोगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3a स्क्वायर और 3 स्क्वायर की वैल्यू, और 3 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3a, ये आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट रेडियस ऑफ द स्फीयर अगर r है तो हमें पता है ये इसका जो रेडियस है वो r है, इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2r, क्योंकि ये क्या डायमीटर ये r, तीनों को ऐड कर लेंगे तो 4r इज इक्वल टू c हो जाएगा। c की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a और a इज इक्वल टू 4 बाय अंडर रूट 3r। आपने वैल्यू फाइंड कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन द a एंड r। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी, अब हमें पता होना चाहिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 100। ए क्यूब की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विच इज 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 3r, इसका हमने क्या कर दिया क्यूब। आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 68%। और अगर हम वॉइड फाइंड करेंगे, वॉइड मतलब कितनी स्पेस बच गई है, तो वो हो जाएगा हमारा 32%। नेक्स्ट हम बात करें कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सबसे ज्यादा इजी है। इसमें क्या होता है, जो कॉर्नर्स हमें पता है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या होता है, जो एटम्स हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और दो कॉर्नर के जो एटम्स है वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, सपोज ये एज लेंथ a है, तो a किसके इक्वल हो जाता है, रेडियस ऑफ वन एटम प्लस रेडियस ऑफ अनदर, तो a इज इक्वल टू 2r के इक्वल हो जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सो याद रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही स्फीयर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 100। 4/3 पाई आर क्यूब, ए की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 2r के इक्वल है 2r क्यूब इंटू 100, सो 4/3 पाई आर क्यूब 8r क्यूब इंटू 100, 4/3 पाई आर क्यूब 8r क्यूब इंटू 100, तो हमारा हो जाएगा जो पैकिंग एफिशिएंसी है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52.4%। तो ये आपको याद रखना। और अगर हम इसकी स्पेस की बात करेंगे तो हो जाएगा 47.6%, जो इसका क्या होगा, वॉइड होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है एन एलिमेंट विद डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फॉर्म्स एन FCC यूनिट सेल, ये FCC यूनिट सेल बनाता है विद एज लेंथ ऑफ, एज लेंथ मतलब a इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले हमें जो वैल्यूज दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 2.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, एज लेंथ दिया a दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁸8 सेंटीमीटर। और इंपॉर्टेंट चीज के FCC यूनिट सेल, सो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं FCC यूनिट सेल में, दैट इज इक्वल टू 4। हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू NA।
Z क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे, बॉडी सेंटर में कितने होंगे? 2 होंगे, और सिंपल क्यूबिक में कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। मोलर M होगा हमारा मोलर मास, A क्या होगा हमारा? H लेंथ होगा, और Na क्या होगा हमारा? एवोगैड्रोस नंबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा D का वैल्यू दिया 2.8, Z का वैल्यू 4, M हमें फाइंड करना, A का वैल्यू दिया 4 × 10⁻⁻8 रेज़ टू पावर 3, और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 10⁻23। आप m को इस तरफ ले जाओगे, आप इस सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा। मोलर मास इस एलिमेंट का मोलर मास मिल जाएगा 26.98 और 27 ग्राम्स पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है एन एलिमेंट हैज ए एटॉमिक मास ऑफ 93 ग्राम्स पर मोल। 93 ग्राम्स पर मोल, और डेंसिटी दी हुई है उसकी 11.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ दिया हुआ है, साथ में एज लेंथ भी दिया हुआ 300 पिकोमीटर। आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ यूनिट सेल। आप टाइप कैसे बताओगे? बाय नंबर ऑफ एटम्स विच इज Z। मोलर मास दिया हुआ है 93, डेंसिटी दी हुई है 11.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखना, अब एज लेंथ दिया हुआ है हमें पिकोमीटर में, बाकी वैल्यू हमें डेंसिटी किस में दी है? सेंटीमीटर में। तो पिकोमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो याद रखना ये बन जाता है 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू M। Z होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एच लेंथ का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। हमें फाइंड करना है Z नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके किसके इक्वल हो जाएगा? डेंसिटी हमारी 11.5 इंटू 8 का क्यूब, A का क्यूब, A कितना? 300 इंटू 10⁻10 का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय मोलर मास 93। आप पूरी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे तो आपको Z का नंबर आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो Z है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल विल बिकम इक्वल टू 2। और ये कौन सा यूनिट सेल होगा? ये हो जाएगा हमारा BCC यूनिट सेल विच इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट्स एंड मेंशन द टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? दे आर द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सपोज जो एक क्रिस्टल है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का बना हुआ है, तो उसके अरेंजमेंट में जब इरेगुलरिटी आती है, और इरेगुलरिटी कहाँ आती है? अराउंड ए पॉइंट ऑन ए लैटिस साइड। सपोज ये लैटिस साइड है, एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक हमारा ये कैटाइन रिप्रेजेंट कर सकता है, एनाइन। तो एक पॉइंट में अगर कुछ भी इरेगुलरिटी आती है, इरेगुलरिटी क्या आ सकती है? जैसे ये कैटाइन मिसिंग हो जाए, एनाइन मिसिंग हो जाए, एक कैटाइन को दूसरा कैटाइन रिप्लेस कर दे, तो अगर एक पार्टिकल में कुछ भी इरेगुलरिटी आती है दैट इज कॉल्ड एज ए पॉइंट डिफेक्ट। और ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइशोमेट्रिक में क्या होता है? रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन क्या होता है? डिफेक्ट के बाद भी सेम रहता है। नॉन स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन क्या हो सकता है? चेंज। और इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है? एक कैटाइन और एनाइन को दूसरी कैटाइन और एनाइन क्या कर सकती है? रिप्लेस कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे 2 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट की एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट? सबसे पहले शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट है, मतलब रेशियो ऑफ द कैटाइन्स एंड एनाइन्स क्या रहता है? सेम रहता है। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, इट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड कंटेनिंग सिमिलर साइज कैटाइन एंड एनाइन। इसमें कैटाइन और एनाइन का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सिमिलर होता है इन शॉर्ट की डिफेक्ट। बट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? इट इज ऑल्सो शोन बाय आयनिक सॉलिड्स बट कंटेन लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ द आयंस। तो मोस्टली क्या होता है? जो एनाइन है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और कैटाइन का साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है, तो डिफरेंस ऑफ साइज इज वेरी बिग। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट की डिफेक्ट की, एन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर मिसिंग टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर हम यहाँ पे सपोज हमने एक आयन देखा है, इसमें नंबर ऑफ कैटाइन्स और एनाइन्स जो होंगे वो इक्वल मिसिंग होंगे। ठीक है, जितने कैटाइन्स मिसिंग हो गए उतने एनाइन मिसिंग हो गए। एज ए रिजल्ट स्टाइशोमेट्री भी मेंटेन रहेगी और इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी। बट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? इट इज क्रिएटेड व्हेन स्मॉल आयन मोस्टली क्या होती है? कैटाइन होती है। इट्स डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। सपोज ये इसके एक नॉर्मल साइट है, ठीक है, नॉर्मल साइट जहां पे एक कैटाइन प्रेजेंट है, वो क्या करता है? यहां से वो क्या कर सकते हैं? यहां से वो दूसरी साइड पे इंटरस्टिशियल, जो इन आयंस के बीच में स्पेस होती है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, तो अपनी नॉर्मल साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाता है।
जब नॉर्मल साइड वो छोड़ देता है तो यहाँ पे वैकेंसी आती है, इसे बोलते हैं एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट। और कोई भी आयन जब इंटरस्टिशियल स्पेस में जाती है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो एक तरफ क्या हो रहा है यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है एट द लेटेस्ट पॉइंट, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक इंटरस्टिशियल साइड जो स्पेस होती है बिटवीन द आयंस उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पे एक आयन जा रहा है। ठीक है, सो इट इज क्रिएटेड व्हेन स्मॉल आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड, तो दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। थर्ड पॉइंट है हमारा, क्योंकि शॉर्टकट डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होता है, तो ओवरऑल एटम्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। एग्जांपल आपको याद रखनी है NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr। अगर हम बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट में, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक आयन अपनी नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे जा रही है, तो ओवरऑल क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी। एग्जांपल AgCl, AgBr, AgI एंड ZnS। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जो AgBr है वो शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई LiCl विल एक्वायर पिंक कलर व्हेन हीटेड इन लिथियम वेपर्स। सबसे पहले आपने क्या लिया, सो व्हेन LiCl crystal are heated in atmosphere of lithium vapors, the lithium atoms are deposited on the surface of the crystal। सपोज आपने LiCl का क्रिस्टल लिया, ये एक क्रिस्टल है हमारा LiCl का, जिसमें लिथियम प्रेजेंट होगा Li+ और Cl होगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में। आपने लिथियम वेपर्स के साथ हीट किया तो क्या होता है, जो लिथियम के वेपर्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल की सरफेस पे लिथियम के आइटम्स क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है, इसमें क्लोराइड आयन होगी इसके अंदर, ठीक है। वन ऑफ द क्लोराइड आयन क्या कर सकते हैं, इट विल डिफ्यूज आउट टू द सरफेस, बाहर चले जाएगा, सरफेस की तरफ चले जाएगा, एंड कंबाइन विथ लिथियम प्लस टू फॉर्म LiCl। तो ये जो क्लोराइड होगा बाहर चला जाएगा, Cl नेगेटिव, ये लिथियम के साथ कंबाइन करेगा। सबसे पहले अगर इसको लिथियम के साथ रिएक्ट करना है, लिथियम को पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फिर ये कंबाइन करके बनाएगा LiCl और एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा। अब ये जो लिथियम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनायनिक साइड, वो वापस क्रिस्टल में आ जाएगा। यहां से क्लोराइड आयन यहां पे गया था, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये वापस उसी साइड पे आ गया, उसे बोलते हैं एनायनिक साइड, क्योंकि ये क्लोराइड एनायन होती है तो एनायनिक साइड पे आ गया। अब ये जो एनायनिक साइड है ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जो साइड ऑक्यूपाई किया, इसे हम बोलते हैं F सेंटर। F सेंटर कहते हैं, और इट इज ए जर्मन वर्ड कॉल्ड एज फारबेनजेंटर। अब ये जो क्रिस्टल है कलर क्यों शो करता है, द कलर रिजल्ट बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट फॉल। तो जब भी इस क्रिस्टल पे लाइट फॉल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होगा, तो ये कलर शो करेगा। सो दैट्स व्हाई LiCl पिंक कलर शो करता है। इसकी सिमिलर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिमिलर एग्जांपल है, अगर सोडियम वेपर्स लिया NaCl में तो येलो कलर, और पोटेशियम वेपर्स लिए KCl में, सो इट विल शो वायलेट कलर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी एक्सप्लेन कंडक्शन इन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। मेटल्स में द वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ये जो बैंड है ये एक्चुअल में क्या है, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, नीचे वाले ऑर्बिटल को हम बोलते हैं इसमें वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब ये जो वैलेंस बैंड होता है ये क्या होता है, ओवरलैप विद द हाई एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में सबसे पहले याद रखना, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। मेटल के केस में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। सो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली फ्लो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या होते हैं, इनकी जो कंडक्शन होती है मेटल्स की वो क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच में क्या होता है, देयर इज ए स्मॉल गैप। द गैप इज प्रेजेंट बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, एंड दैट सम इलेक्ट्रॉन, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, वैलेंस बैंड में याद रखना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट जो कंडक्टर्स होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, और जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है। सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं
शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, और याद रखना ये प्योर फॉर्म में होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो अपनी एलिमेंट्स अपनी प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, वी कॉल देम एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या होता है, देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द फील्ड वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, इसे हम फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता है। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, इनकी जो कंडक्टिविटी है इट बिकम्स वेरी स्मॉल, और स्मॉल कंडक्टिविटी होने की वजह से इन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट चेंज अकर व्हेन AgCl इज डोप्ड विद CdCl2। When AgCl is doped with CdCl2, तो मतलब डोपिंग का मतलब क्या होता है कि आपने इंप्योरिटी ऐड किया, तो AgCl में आपने CdCl2 की इंप्योरिटी ऐड किया। अब याद रखना इसमें Ag का क्या होता है, +1 क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है, और Cd की यहाँ पे क्या होती है, +2। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपने CdCl2 ऐड किया तो 2 Ag के आयन रिप्लेस हो जाएंगे 1 Cd2+ से, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो रहेगा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा, 2 Ag के आयन, सपोज एक ये Ag की जगह थी, एक ये Ag की जगह थी, इसमें से क्या हो गया, 2 Ag+ की आयन रिमूव हो गई और एक Cd2+ की आयन आ जाएगी। ठीक है, अब याद रखना Cd2+ ने तो एक ही जगह लिया है और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। सो ए होल और कैटाइनिक वैकेंसी, कैटाइन की जगह क्या हो गई, एक वैकेंसी इज क्रिएटेड at every lattice site, at the lattice site for every Cd2+ आयन। तो जब भी एक Cd2+ आयन होगा तो उसके साथ आपको क्या दिखेगा, एक कैटाइनिक वैकेंसी आपको दिखेगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, और सिमिलर डिफेक्ट आपको दिखेगा जब आप SrCl2 को ऐड करोगे NaCl में। नेक्स्ट हम बात करें 21 का सेकेंड पार्ट, What type of semiconductor is produced when silicon is doped with boron। ठीक है, आपने क्या लिया, एक सिलिकॉन लिया हुआ है और उसकी आपने डोपिंग मतलब आपने उसमें इंप्योरिटी ऐड किया बोरॉन की, विच कंटेन ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो याद रखना जो सिलिकॉन होता है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम को, और जब भी हम इसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो आपने जैसे बोरॉन के साथ डोप किया, बोरॉन होता है हमारा ग्रुप 13 का, आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, विच कंटेन ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट बोरॉन के क्या होते हैं, सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज आपने सिलिकॉन के अंदर बोरॉन डाल दिया, इसका 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एक जगह क्या हो जाएगा, एक होल इज क्रिएटेड। ठीक है, ए होल इज क्रिएटेड क्योंकि यहाँ पे कोई बोरॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस होल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। ठीक है, अब क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। नेबरिंग एटम मतलब कि सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे जंप कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा वो क्या करेगा, इस होल को तो फिल कर देगा, बट इन डूइंग सो इट विल लीव एन इलेक्ट्रॉन होल इन द ओरिजिनल पोजीशन। जैसे यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होल आ जाएगा। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, ट्राई टू जंप, वो इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेंगे पॉजिटिव चार्ज में, तो इलेक्ट्रॉन पहले इस होल में जाएंगे, होल पीछे की तरफ आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, फिर होल पीछे की तरफ जाएगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर देंगे, और जो होल होगा वो अपोजिट आपको दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, ऐसे ये जो कॉम्प्लेक्स होता है न्यूट्रल होता है, होल का कोई चार्ज नहीं होता है, बट होल ऐसे आपको दिखेगा कि इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरह दिखेगा जो नेगेटिव चार्ज की तरह मूव कर रहा है। सो दैट्स वाई इन्हें हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव, एक्चुअल में ये पॉजिटिव नहीं होते हैं, बट वी कॉल देम एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करें 22nd क्वेश्चन की। 22nd क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड टर्न येलो ऑन हीटिंग वाई। तो याद रखना, येलो कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जिंक ऑक्साइड का जो येलो कलर होता है उसे हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का नॉर्मल कलर होता है विच इज वाइट इन कलर, बट जब आप उसको हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन लूज करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। सपोज आपके पास क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का, क्रिस्टल में से कुछ पार्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड सम पार्ट ऑफ द क्रिस्टल क्या कर सकता है, ऑन हीटिंग वो ब्रेक हो सकता है। जिंक +2+ में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इस क्रिस्टल में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो एक्सेस ऑफ Zn+ है और जो इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है, वो क्या करेंगे, द एक्सेस ऑफ Zn प्लस आयन दस फॉर्म गेट ट्रैप्ड इनटू द वेकेंट इंटरस्टिशियल स्पेस। तो याद रखना आयंस के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उसमें जिंक का आयन ट्रैप हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द नेबरिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेबरिंग इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रिस्टल ब्रेक हो गया, उस क्रिस्टल के Zn प्लस और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या शो करता है, येलो कलर शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 का सेकेंड पार्ट, What is meant by group 12 and 16 compounds? Give an example. ठीक है, a large variety of compounds have been prepared by the combination of group 12 and 16 elements. 12 और 16 elements से आप large amount of compounds बना सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे पोजेस एन एवरेज वैलेंसी ऑफ 4। ग्रुप 12 और 16 को जब आप मिक्स कर लोगे तो एवरेज वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। और 4 वैलेंसी के हमें पता है जो भी हमारा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो दे बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। एग्जांपल हमारा है ZnS, CdS, CdSc और HgTe। नेक्स्ट हमें दिया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सप्लेन द गिवन डिफेक्टिव क्रिस्टल। ठीक है, हमें क्रिस्टल दिया हुआ है, इसमें क्या आपको दिखेगा, इसमें 2 वैकेंसीज हैं गिवन है। इज द अबव डिफेक्ट इज स्टैचोमेट्रिक और नॉन स्टैचोमेट्रिक, पहला क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, एक यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाइन मिसिंग है और यहाँ पे क्या एनाइन मिसिंग है। तो नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इक्वल नंबर आर मिसिंग, तो ये जो डिफेक्ट होगा इसे बोलेंगे हम स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटाइंस और एनाइंस की जो रेशियो है वो सेम रहती है और जो कैटाइंस एंड एनाइंस जो मिसिंग होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड दिया हुआ है राइट द टर्म यूज फॉर दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड विच शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो याद रखना जिसमें कैटाइन और एनाइन इक्वल नंबर में मिसिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। और याद रखना ये होता है आयनिक सॉलिड्स में, और आयनिक सॉलिड्स वो आयनिक सॉलिड जिसमें कैटाइन और एनाइन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। जैसे एग्जांपल हमारा है NaCl, कैटाइन और एनाइन का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, तो उसमें होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट, हाउ दिस डिफेक्ट इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। अगर हम देखें कैटाइंस एंड एनाइंस मिसिंग है तो ओवरऑल क्या हो जाता है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो इसका मास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्या एग्जांपल है, CO2 और SiO2। सबसे पहले अगर हम बात करें जो CO2 है इट इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल विच शो डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन पे क्या होता है, 2 तरफ ऑक्सीजन है, इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, तो इसमें 2 डाइपोल बनता है। और याद रखना जो ये डाइपोल है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल इसमें क्या होता है, 0 डाइपोल और इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो एज ए रिजल्ट इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमें पता है जब वो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे बोलते हैं डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। नेक्स्ट हमारा है जो SiO2। SiO2 को हम नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो SiO2 वो क्या कर सकता है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ SiO2 के साथ बॉन्ड कर सकता है। सो इट कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन, जिसमें क्या हो सकता है जो Si है वो 4 ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। सो इट फॉर्म्स ए नेटवर्क, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फाउंड व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद आर्सेनिक। याद रखना सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, और अगर आप उसकी डोपिंग करते हो तो आपका बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई। आपने इसे डोप किया आर्सेनिक से, और आप कोई भी ग्रुप 15 के एलिमेंट से क्या कर सकते हो, डोप कर सकते हो, जिसमें क्या होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप सिलिकॉन में क्या डाल दोगे, आर्सेनिक डाल दोगे, तो इस आर्सेनिक में क्या होते हैं, आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। So 4 out of 5 electrons are used in the formation of 4 covalent bond। जो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, बट जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और इट बिकम्स डीलोकलाइज्ड और मोबाइल। वो जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, इजिली मूव कर सकता है इनसाइड द क्रिस्टल। और एक इलेक्ट्रॉन जब इजीली मूव कर पाएगा क्रिस्टल में तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसमें हमने क्या किया है, आर्सेनिक डाला इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी। जब आप ग्रुप 15 का एलिमेंट डालते हो तो याद रखना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी। अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, सो इन सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, व्हाट आर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाती है, रिपेल हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल TiO2, वाटर एंड NaCl। अब याद रखना, जो भी इनके ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन सच सब्सटेंस आर पेयर्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनके पेयर्ड होते हैं। और साथ में क्या होता है, पेयरिंग होने की वजह से द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक स्पिन होता है, ठीक है। और स्पिन होने की वजह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस होगी। बट अगर हमने एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपोजिट होती है, और वो क्या कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होते हैं। द मैग्नेटिक कैरेक्टर इज टेम्पररी, और ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। एंड इट इज प्रेजेंट एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो ये जो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, जो ये अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, तब तक ही करेंगे जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब याद रखना, दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे शो मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल O2, Fe3+, Cr3+ एंड Cu2+। थर्ड है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है, द सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो जैसे पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करती है, वेयर एज जो हमारी फेरोमैग्नेटिक है, दे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंस शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आप रिमूव भी कर दो तब भी ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2, Gd। Gd हमारा होता है गैडोलीनियम, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जिसमें मेटल आयंस होते हैं, दे आर ग्रुप टुगेदर इन ए स्मॉल रीजन। जो मेटल के आयंस है वो एक स्मॉल रीजन बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो ये स्मॉल रीजन डोमेन बनाता है। व्हेन सच सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, जितने भी डोमेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रुप टुगेदर करते हैं स्मॉल रीजन डोमेन्स में। जब आप मैग्नेटिक फील्ड देते हो एक ही डायरेक्शन में ये सारे डोमेन्स ओरिएंट हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, और एज ए रिजल्ट ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाई FeO इज ए नॉन स्टैचोमेट्रिक विद फॉर्मूला Fe 0.95O। इसका मतलब क्या है, जो FeO है इसका जो रेशियो है इट इज नॉट 1:1, ठीक है। अगर आपके पास 90 सपोज एटम्स है आयरन के, आपके पास ऑक्सीजन के 100 एटम्स होंगे, तो रेशियो क्या है, 0.95:1 का रेशियो। ऐसा क्यों होता है, दिस डिफेक्ट, जो एक तरह का डिफेक्ट है, इट अराइजेज ड्यू टू मिसिंग ऑफ केटाइन फ्रॉम द लैटिस साइड। केटाइंस क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाता है, और प्रेजेंस ऑफ केटाइन हैविंग हायर चार्ज इन द एडजेसेंट लैटिस साइट। तो एक केटाइन चला जाता है, उसके लिए क्या करता है, जो एडजेसेंट साइट है उसमें हायर चार्ज आ जाता है केटाइन में। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, सपोज आपके पास है FeO, हमारे पास सपोज ये क्रिस्टल है, इसमें से क्या होता है, एक Fe2+ आयन सपोज यहाँ से बाहर निकल जाता है। Fe2+ आयन क्या हो गया, बाहर निकल गया। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसमें ओवरऑल 2 पॉजिटिव चार्ज इस क्रिस्टल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो इसके पास वाले Fe2+ हैं, 2 Fe2+ क्या करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3+ में, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट क्या हो रहा है, एक Fe2+ बाहर जा रहा है, और जो साथ में 2 Fe2+ थे वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट ओवरऑल ये जो हमारे पास क्रिस्टल होगा वो न्यूट्रल रहेगा, बट रेशियो अगर आप देखोगे आयरन और ऑक्सीजन का, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो Fe2+ है वो मिसिंग है, और लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय Fe3+। इस तरह का डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। 26 का सेकंड पार्ट है, Why NaCl शो शॉर्ट की डिफेक्ट बट नॉट द फ्रेंकल डिफेक्ट। जो NaCl होता है उसमें क्या होता है, जो Na+ है जो कैटायन है, और जो एनायन है Cl-, इसका जो साइज है ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो कैटायन और एनायन का जब साइज सेम होता है तो उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट शो होता है। वेयर एज इन फ्रेंकल डिफेक्ट एनायन का जो साइज है इट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ कैटायन। तो अगर कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस है तो उसी आयंस में क्या होता है, और उसी
आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें 27th क्वेश्चन का। 27th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है? इन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन्स आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो क्या होते हैं, जो डोमेन्स हैं वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, तो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं। बट क्या होता है, दे आर इन अनइक्वल नंबर्स। जो नंबर्स हैं, सपोज एक डायरेक्शन में 3 है, दो डायरेक्शन में 2 है, तो दे आर इन अनइक्वल नंबर्स। अनइक्वल नंबर होने की वजह से द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज स्मॉल। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये एक्चुअल में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, तो दे हैव स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि दे आर इन अनइक्वल नंबर्स। एग्जाम्पल Fe3O4, ZnFeO4 एंड MgFe2O4। नेक्स्ट अगर हम बात करें What happened when ferromagnetic Fe3O4 is heated at 850 Kelvin and why? तो याद रखना, अगर आप Fe3O4 को 850 केल्विन पे हीट करते हो तो ये अपना फेरी मैग्नेटिज्म जो है वो लूज कर देता है। ऐसा क्यों होता है? इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन। ये जो डोमेन्स है ये अपने आप को क्या करते हैं, ओरिएंट करने लग जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये अपनी स्पिन कैंसिल करने लग जाते हैं और रैंडमाइजेशन से क्या होता है, ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा राइट द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट आर अपोजिटिवली अलाइंड एंड कैंसिल ईच अदर। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट क्या अपोजिटिवली अलाइन, अगर डोमेन्स अपोजिटिवली अलाइन है और एक दूसरे को कैंसिल करता है तो इसे हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस है इसे बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल MnO। तो इसमें क्या होता है, डोमेन्स एक अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं और अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोडायोड? फोटोडायोड क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? फोटोडायोड होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ N and P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जब N और P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आप कंबाइन करते हो तो आपका बन जाता है डायोड। और अगर फोटोडायोड की बात करें, फोटोडायोड क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं फोटोडायोड। आई होप आपको सॉलिड स्टेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बाकी चैप्टर्स के बनाऊंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इसके PDF नोट चाहिए इस चैप्टर के, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाले हुए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।